वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग नाइन्थ क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन टू स्टेट्स, थ्री स्टेट्स, फोर स्टेट्स, नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है थ्री स्टेट्स। जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो तीन स्टेट्स में बटी हुई थी। पहली थी आपकी क्लर्जी जिसमें आपके चर्च के लोग आते थे। सेकंड था आपका नोबिलिटी जिसमें किंग और उसके मिनिस्टर्स आते थे। थर्ड स्टेट्स में बाकी जो आम लोग थे, सारे किसान, बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, सब लोग आते थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ओनली पेड टैक्सेस। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऑल स्टेट पेड टैक्सेस। तो बच्चों इसका आंसर है आपका थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे वो टैक्सेस पे नहीं करते थे। बाय बर्थ उन्हें कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे। प्रिविलेज मतलब कुछ फायदे समझ लीजिए। तो केवल थर्ड स्टेट को टैक्स पे करने पड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी उसके ऑथर कौन थे? रोजेयू, लुईस 16, मोंटेस्क्यू, मिराबियो। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है रोजेयू। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी वो रोजेयू ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज वॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, रोजेयू, नेपोलियन, वोल्टेयर। तो इसका आंसर है बच्चों मॉन्टेस्क्यू। जो ये बुक थी आपकी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट और स्टेट्स enjoyed privilege बाय बर्थ। हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि जो क्लर्जी थी और नोबिलिटी थी, दैट इज फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इन्हें कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे बाय बर्थ। मतलब इन्हें टैक्सेस नहीं भरना पड़ता था, कुछ और भी प्रिविलेज मिले हुए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, दैट इज ए एंड बी। तो क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्सेस नहीं भरने होते थे, थर्ड स्टेट को टैक्सेस भरने होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच पीरियड इज रिफर्ड एज अ रीन ऑफ टेरर इन द फ्रेंच हिस्ट्री। किस समय को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है फ्रेंच हिस्ट्री में? तो बच्चों इसका आंसर है 1790 टू 93, 1793 टू 1794। जो ये समय था, इस समय जैकोबिन्स का राज्य था फ्रांस पे, और जो उनके लीडर थे मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए इसे हम लोग रीन ऑफ टेरर कहते हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट एमसीक्यू देखें तो वो भी इससे रिलेटेड है। क्या कह रहा है सेवेंथ एमसीक्यू, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? लुईस 16, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, नेपोलियन, नन ऑफ दिस। हम लोगों ने सिक्स में डिस्कस किया कि जो लीडर थे उनके कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। टैक्स लीव्ड बाय द चर्च ऑन द थर्ड स्टेट वॉज। जो चर्च था, देखो किंग तो टैक्स लेता ही लेता था, जो लुईस 16 किंग था वो तो टैक्स ले ही रहा था, चर्च भी टैक्स लेता था। तो जो चर्च टैक्स लेता था उसका नाम क्या था टैक्स का? टेल, टिथेस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों इसका आंसर है टिथेस या टाइट्स भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सब्सिस्टेंस क्राइसिस? क्या मतलब था टर्म सब्सिस्टेंस क्राइसिस का? एन एक्सट्रीम कंडीशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, अ सोशल डिवीजन इन द सोसाइटी, थर्ड है अ सिस्टम ऑफ टैक्सेस, और फोर्थ है अ गुड कंडीशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर फुलफिल्ड। बच्चों इसका आंसर है ए, एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब ऐसी गरीबी वाली कंडीशन आ जाना जहां सब कुछ बहुत महंगा हो जाए, लोगों के पास पैसा ना हो, जो उनका लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड मतलब जिस जो आपकी रोजी रोटी है वो भी खतरे में पड़ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्टरी वॉज मेड अप ऑफ डैश मेंबर्स, थ्री मेंबर्स, फोर मेंबर्स, फाइव मेंबर्स और सिक्स मेंबर्स। बच्चों इसका आंसर है फाइव मेंबर्स। जो डायरेक्टरी थी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसे पांच लोग मिलकर चलाते थे। पांच लोगों की एक कमेटी बनाई जाती थी जिससे एक के हाथ में पावर सारी ना आ जाए। तो डायरेक्टरी कितने लोगों से बना था बच्चों? फाइव इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर नेशनल असेंबली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? इन विच ईयर नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है 1791। 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर लुईस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ?
लुइस 16 को किस साल में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो था बेटा 1793। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट ऑन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? तो 14 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1790, 14 जून 1790। तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चों 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट को एक डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था किंग को, तो उसका क्या नाम था? टेल, टिथेस, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स। तो बच्चों इसका नाम था टेल। ओके, हम लोगों ने टिथेस के बारे में पढ़ा था कि ये टैक्स जो था ये चर्च को दिया जाता था। व्हाट वाज बेस्टील? बेस्टील क्या था? फोर्ट्रेस, प्रिजन, पॉलिटिकल क्लब, पैलेस ऑफ किंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फोर्ट्रेस प्रिजन, एक छोटा सा किला था जिसे जेल बना दिया गया था जहां पे कैदियों को रखा जाता था। नेक्स्ट है, हु रिफ्यूटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन? तो इसका आंसर है बच्चों जॉन लॉक। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब? सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब है कि राजा जो है वो सर्वोपरि है या ईश्वर का अवतार है, ऐसा कुछ उस समय राजा जो लोग थे वो कहते थे अपनी प्रजा को। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा गलत है, तो उन्होंने, आप देखेंगे नीचे नोट भी लिखा है मैंने, तो उनकी बुक थी द टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन गलत है। जो गवर्नमेंट बननी चाहिए कैसे बननी चाहिए? बाय कंसेंट, मतलब हम लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाए जैसे हम लोग आज बनाते हैं वोट करके। Next, in which year Louis XVI of the Bourbon family ascended the throne of France? जो लुई 16 थे वो किस साल में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? तो इसका आंसर है 1774। नेक्स्ट देखते हैं, a unit of currency called dash which was discontinued in the 1794 in France. कौन सी करेंसी चल रही थी 1794 तक फ्रांस में? पाउंड, लिवर, डॉलर, रुपी। तो बच्चों इसका आंसर है लिवर। 1794 में से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर वुमेन इन फ्रांस गॉट राइट टू वोट? फ्रांस की जो औरतें थी, जो वुमेन्स थी, उन्हें कब राइट टू वोट मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है 1946। नेक्स्ट देखें, इन विच बैटल नेपोलियन गेट्स डिफीटेड? किस लड़ाई में नेपोलियन को हराया गया था? तो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वाटरलू, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया था। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।